अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत की सियासत का रुख बदल कर रख दिया। ये कहानी है 2002 के गुजरात फसादात की, जहां मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म, सियासत और नाम नेहाद इंसाफ का मुकम्मल चेहरा सामने आता है। और इस कहानी का मरकजी किरदार कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। ये फसादात और घिनौनी साजिशें एक प्लान के तहत की गईं जिनका आगाज 1990 से होता है। न्यूयॉर्कर मैगजीन के एक आर्टिकल ब्लड एंड सॉइल इन नरेंद्र मोदीज इंडिया के मुताबिक सब कुछ 1990 में शुरू होता है, जब बीजेपी के लीडर एल के अडवाणी ने बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर बनाने का नारा लगाया। उसने पूरे मुल्क में राम रात यात्रा निकाली, जिसमें हर दिन हिंदू मुस्लिम नफरत भड़काई गई। नतीजतन दंगे हुए और 1992 में बाबरी मस्जिद को आरएसएस के हाथों शहीद कर दिया गया। इसी तोड़फोड़ के बाद बीजेपी ने सियासी तौर पर कामयाबी हासिल की और 1996 के इलेक्शंस में बीजेपी सबसे ज्यादा सीट्स लेने वाली पार्टी बन गई। इस दौरान एक इंडियन स्कॉलर आशीष नंदे ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें मोदी में फाशिस्ट सोच देखने को मिली, जिसमें हर मुसलमान को साजिश का हिस्सा समझा जाता था। यह माइंडसेट आगे चलकर गुजरात में दिखाई दिया। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में अयोध्या से वापस आती ट्रेन पर आग लगाई गई। 58 लोग इस आग में झुलसकर मर गए। इसके बाद गुजरात में दंगे फसाद फूट पड़े। अहमदाबाद के शहर में लाशों का जुलूस निकालकर मुसलमानों के खिलाफ मजीद गुस्सा भड़काया गया। और फिर इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाले वाकयात हुए। रेप, जिंदा जला देना, बच्चों का कत्ल वगैरह वगैरह। कहा जाता है कि दंगों की मंसूबाबंदी आरएसएस ने की थी। हिंदू मॉब वोटर लिस्ट्स लेकर मुसलमानों के घर दुकानों पर हमले कर रहे थे। मोदी उस वक्त गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। फौज को बुलाया गया लेकिन वो बैरक्स में बंद रही। कई जगहों पर पुलिस ने ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की और कुछ नहीं किया, बल्कि दंगों में भी शामिल हो गई। एक सीनियर ऑफिसर राहुल शर्मा ने 400 तालिब इल्म बच्चों पर मुश्तमिल मदरसे को हिंदू मॉब से बचाया, मगर उसके बाद उसका तबादला कर दिया गया और अडवाणी ने उसी पर इल्जाम लगा दिया कि तुम्हारी वजह से हिंदुओं की जान गई। दंगे 3 माह तक चले। 2000 लोग मारे गए, 1.5 लाख बेघर हुए। रिलीफ कैंप्स को मोदी ने बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री कहा। ज्यादातर मुजरिम छूट गए। माया कुदनानी एक वाहिद मंत्री थी जो कन्विक्ट हुई। बाद में उसे भी क्लीन चिट मिल गई। हर्षमंदर एक ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि सरकारी अफसर खुद कत्ल में शामिल थे। एक और मिनिस्टर हारिन पांड्या ने कहा मोदी ने पुलिस को हुक्म दिया कि हिंदुओं को गुस्सा निकालने दो, और यही पांड्या चंद महीने बाद कत्ल कर दिए गए। संजीव भाट एक पुलिस ऑफिसर ने भी मोदी पर इल्जाम लगाया, जिसका नतीजा यह निकला कि उस पर 20 साल पुराना कस्टोडियल केस निकल आया। जर्नलिस्ट राना अयूब ने 2010 में एक्सपोज किया कि सोहराबुद्दीन शेख, जिसे टेररिस्ट कहकर एनकाउंटर में मारा गया था, असल में सिर्फ एक अलाउंस टेकर था। उसकी बीवी और दोस्त गवाह बने, लेकिन दोनों को भी मार दिया गया। राना अयूब को एक पुलिस सोर्स ने अमित शाह की 6 साल पुरानी कॉल रिकॉर्ड्स वाली सीडी दी, जिससे साबित हुआ कि अमित शाह एनकाउंटर टीम से डायरेक्ट कांटेक्ट में था। राना अयूब की रिपोर्ट के बाद अमित शाह अरेस्ट हुआ। सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह को बचाने के लिए एक जज, जिसका नाम ब्रिज गोपाल हरकिशन लोया था, इस पर प्रेशर डाला गया। उसके बाद वो जज भी अचानक मारा गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में हार्ट अटैक कहा गया और जज की लाश भी हुकूमत ने नहीं बल्कि आरएसएस के एक मेंबर ने खानदान को दी, और ये लाश खून में लथपथ थी। जज के खानदान ने तहकीकात का मुतालबा किया, मगर तहकीकात ना हो सकी। किसी भी किस्म की इंक्वायरी नहीं हुई। केस दूसरे जज एमबी गोसावी को मिला, जिसने अमित शाह को 1 महीने में क्लीन चिट दे दी। मोदी ने अपनी इमेज विकास पुरुष और प्रो बिजनेस लीडर के तौर पर बनाई, और फिर 2012 तक बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर बन गया। इसके बाद ओबामा ने भी मोदी का यूएस वीजा बैन हटा दिया। 2014 में मोदी ने पीएम बनने के बाद अमित शाह को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया,
यानी देश का दूसरा ताकतवर तरीन आदमी। गुजरात के दंगों की कहानी महज फसादात पर मबनी नहीं थी। ये थी प्लान पॉलिटिक्स ऑफ हेट, पावर एंड साइलेंस। इन पूरे फसादात और प्लानिंग की बदौलत ही मोदी की बीजेपी हुक्मरान जमात के तौर पर उभरी और पूरे भारत की हुकूमत संभाली। जो भी मोदी के रास्ते में आया या तो ट्रांसफर हो गया या कत्ल। और मोदी, वो आज भी ताकत के उस मकाम पर है जहां इंसाफ की आवाज या तो दबा दी जाती है या खामोश हो जाती है।